ये कहकर वो खामोश हो गया। उसके हल्क में तल्खी पैदा हो गई थी, क्योंकि वो बार बार थोक निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आपको धोखा दे गई? मी ने उससे पूछा, या कुछ और हालात थे? धोखा? वो धोखा दे ही नहीं सकती थी। खुदा के लिए धोखा न कहिए। वो औरत नहीं फरिश्ता थी, मगर बराह मवत का जो हमें खुश न देख सकी, और इसे हमेशा के लिए अपने परों में समेट कर ले गई। आपने मेरे दिल पर खराशी पैदा कर दी है। सनिए, मैं आपको दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। वो एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी जिस जमाने में उसकी और मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं अपने बाप दादा की सारी जायदाद याशियों में बर्बाद कर चुका था। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। फिर बम्बई छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। अपनी मोटर चूंकि मेरे पास हवा करती थी, उसलिए मैं सिर्फ मोटर चलाने का काम जानता था। चुनांचे मैंने इसी को अपना पेशा करार देने का फैसला किया। पहली मुलाजमत मुझे डिप्टी साहब के यहाँ मिली, जिनकी इकलौती लड़की थी। ये कहते कहते वो अपने ख्यालात में खो गया, और दफ्तर चप हो गया। मैं भी खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर चूका और कहने लगा, मैं क्या कह रहा था? आप डिप्टी साहब के यहाँ मुलाजम हो गए। वो इन्हीं डिप्टी साहब की इकलौती लड़की थी। हर रोज सुबह 9 बजे मैं जहरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था। वो पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता है। मैंने इसे दूसरे रोज ही देख लिया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसमें एक खास बात भी थी। बड़ी संजीदा और मतीन लड़की थी। उसकी सीधी मांग ने उसके चेहरे पर एक खास किस्म का वकार पैदा कर दिया था। मैं क्या अर्ज करूं, वो क्या थी? मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उसकी सूरत और सीरत बयान कर सकूं। बहुत देर तक वो अपनी जहरा की खूबियां बयान करता रहा। उस दौरान में उसने कई मरतबा उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ऐसा मालूम होता था कि ख्यालात उसके दिमाग में ज़रूरत से ज्यादा जमा हो गए हैं। कभी कभी बात करते करते उसका चेहरा तमतमाता, लेकिन फिर अदासी छा जाते, और वो आहूं में गुफ्तगू करना शुरू कर देता। वो अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा हो। एक एक टिकड़ा जोड़कर उसने सारी कहानी पूरी की, जिसका माहिस ये था। जहरा से इसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। कुछ दिन तो मौके पाकर उसका दीदार करने और तरह तरह के मंसूबे बांधने में गुजर गए, मगर जब उसने संजीदगी से उस मोहब्बत पर गौर किया तो खुद को जहरा से बहुत दूर पाया। एक मोटर ड्राइवर अपने आका की लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है? चुनांचे जब उस तल्ख हकीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वो मगमूम रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने बड़ी जरात से काम लिया। कागज के एक पर्दे पर उसने जहरा को चंद सतरें लिखी। ये सतरें मुझे याद हैं। जहरा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा नौकर हूँ। तुम्हारे वालिद साहब मुझे 30 रुपए माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये सतरें कागज पर लिखकर उसने कागज उसकी किताब में रख दिया। दूसरे रोज जब वो इसे मोटर में स्कूल ले गया, तो उसके हाथ कांप रहे थे। हैंडल कई बार उसकी गिरफ्त से नकुल गया, मगर खुदा का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट न हुआ। उस रोज उसकी कैफियत अजीब रही। शाम को जब वो जहरा को स्कूल से वापस ला रहा था, तो रास्ते में उस लड़की ने मोटर रोकने के लिए कहा। उसने जब मोटर रोक ली तो जहरा ने नहायत संजीदगी के साथ कहा, देखो नहीं, आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी न करना। मैंने अभी तक अब्बा जी से तुम्हारे उस खत का जिक्र नहीं किया जो तुमने मेरे किताब में रख दिया था, लेकिन अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन उनसे शिकायत करना पड़ेगी, समझे? चलो अब मोटर चलाओ। उस गुफ्तगू के बाद उसने बहुत कोशिश की कि डिप्टी साहब की नवकरी छोड़ दे और जहरा की मोहब्बत को अपने दिल से हमेशा के लिए मुटा दे, मगर वो कामयाब न हो सका। 1 महीना इसी कश्मकश में गुजर गया। एक रोज उसने फिर जरत से काम लेकर खत लिखा और जहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। इसे यकीन था कि दूसरे रोज सुबह को इसे नवकरी से बर्तरफ कर दिया जाएगा।
मगर ऐसा न हुआ। शाम को स्कूल से वापस आते हुए ज़हरा उससे हम कलाम हुई। एक बार फिर उसको ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम अज कम मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल तुम्हें होना चाहिए। ये उसने एक बार फिर इसे कुछ उस संजीदगी और मुतानत से कहा का नहीं कि सारी उम्मीदें फना हो गईं। और उसने कसद कर लिया कि वो नवकरी छोड़ देगा और लिखने से हमेशा के लिए चला जाएगा। महीने के आखिर में नवकरी छोड़ने से पहले उसने अपनी कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी में ज़हरा को आखिरी खत लिखा। उसमें उसने नहायत दर्द भरे लहजे में उससे कहा, ज़हरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल कर सकूं, मगर दिल पर मेरा अख्तियार नहीं है। ये मेरा आखिरी खत है। कल शाम को मैं लिखना छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने वालिद साहब से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत का फैसला कर देगी, मगर ये ख्याल न करना कि तुमसे दूर रहकर तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, मेरा दिल तुम्हारे कदमों में होगा। मैं हमेशा उन दिनों को याद करता रहूँगा जब मैं मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलाता था कि तुम्हें धक्का न लगे। मैं उसके सिवा और तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता था। ये खत भी उसने मौके पाकर उस किताब में रख दिया। सुबह को ज़हरा ने स्कूल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को भी रास्ते में उसने कुछ न कहा। चुनांचे वो बिल्कुल ना उम्मीद होकर अपनी कोठरी में चला आया। जो थोड़ा बहुत इसबाब उसके पास था बांधकर उसने एक तरफ रख दिया और लालटेन की अंधी रोशनी में चारपाई पर बैठकर सोचने लगा का ज़हरा और उसके दरमियान कितना बड़ा फासला है। वो बेहद मगमूम था, अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाक़िफ़ था। इसे उस बात का एहसास था कि वो एक अदना दर्जे का मुलाज़िम है और अपने आका की लड़की से मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी बेअख्तियार से मोहब्बत करता है तो उसमें उसका क्या कसूर है, और फिर उसकी मोहब्बत फ्रीब तो नहीं। वो इसी अधीर बन में था कि आधी रात के करीब उसकी कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन फिर उसने ख्याल किया का माली होगा। मुमकिन है उसके घर में कोई एकाएकी बीमार पड़ गया हो और वो उससे मदद लेने के लिए आया हो। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो ज़हरा सामने खड़ी थी। जी हाँ, ज़हरा। दिसंबर की सर्दी में शाल के बगैर वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी जुबान गिंग हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था क्या कहे। चंद लम्हात कब्र की सी खामोशी में गुजर गए। आखिर ज़हरा के होंठ वा हुए और थरथराते हुए लहजे में उसने कहा, नईम, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। बताओ अब तुम क्या चाहते हो। लेकिन उससे पहले कि तुम्हारी उस कोठरी में दाखिल हूँ, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। नईम खामोश रहा, लेकिन ज़हरा उससे पूछने लगी, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नईम को जैसे ठेस सी लगी। उसका चेहरा तमतमाट था। ज़हरा, तुमने ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब अगर मैं दूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं मोहब्बत नहीं करता। ज़हरा ने उस सवाल का जवाब न दिया और थोड़ी देर खामोश रहकर अपना दूसरा सवाल, मेरे बाप के पास दौलत है, मगर मेरे पास एक कोटी कौड़ी भी नहीं। जो कुछ मेरा कहा जाता है मेरा नहीं है, उनका है। क्या तुम मुझे दौलत के बगैर भी वैसा ही अजीज समझोगे। नईम बहुत जज्बाती आदमी था, चुनांचे उस सवाल ने भी उसके वक़ार को ज़ख्मी किया। बड़े दुख भरे लहजे में उसने ज़हरा से कहा, ज़हरा, खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें न पूछो जिनका जवाब उस कदर आम हो चुका है कि तुम्हें थर्ड क्लास इश्किया नावलों में भी मिल सकता है। ज़हरा उसकी कोठरी में दाखिल हो गई और उसकी चारपाई पर बैठकर कहने लगी, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूँगी। ज़हरा ने अपना कबल पूरा किया जब दोनों लिखनऊ छोड़कर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे से मकान में रहने लगे। तो डिप्टी साहब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। नईम को नवकरी मिल गई थी, इसलिए वो घर में नहीं था। डिप्टी साहब ने ज़हरा को बहुत बुरा भला कहा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई थी। वो चाहते थे कि ज़हरा नईम को छोड़ दे और जो कुछ हो चुका है इसे भूला जाए। वो नईम को 2-3 हज़ार रुपया देने के लिए भी तैयार थे, मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा।
उस लिए कि ज़हरा नईम को किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार न हुई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मैं नईम के साथ बहुत खुश हूँ। आप उससे अच्छा शोहर मेरे लिए कभी तलाश नहीं कर सकते। मैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। अगर आप हमें दाएं दे सकें तो हम आपके ममनून होंगे। डिप्टी साहब ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो बहुत खश्मालोद हुए। इन्होंने नईम को कैद करा देने की धमकी भी दी, मगर ज़हरा ने साफ साफ कर दिया, अब्बा जी, उसमें नईम का क्या कसूर है? सच तो ये है कि हम दोनों बेकसूर हैं। अलबत्ता हम एक दूसरे से मोहब्बत ज़रूर करते हैं और वो मेरा शोहर है। ये कोई कसूर नहीं है, मैं नाबालिग नहीं हूँ। डिप्टी साहब अक्लमंद थे, फौरन समझ गए कि जब उनकी बेटी ही रजामंद है तो नईम पर कैसे जर्म आयद हो सकता है। चुनांचे वो ज़हरा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुछ अरसे के बाद डिप्टी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से नईम पर दबाव डालने और उसको रुपए पैसे से लालच देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। दोनों की जिंदगी बड़े मज़े में गुजर रही थी। गो नईम की आमदनी बहुत ही कम थी और ज़हरा को जो नाज़ोनम में पली थी, बदन पर खुरदरे कपड़े पहनने पड़ते थे और अपने हाथ से सब काम करने पड़ते थे। मगर वो खुश थी और खुद को एक नई दुनिया में पाती थी। वो बहुत सखी थी, बहुत सखी। नईम भी बहुत खुश था। लेकिन एक रोज़ खुदा का करना ऐसा हवा कि ज़हरा के सीने में मौजी दर्द उठा और पेशतर उसके कि नईम उसके लिए कुछ कर सके, वो उस दुनिया से रुखसत हो गई और नईम की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई। ये दास्तान उसने रख रख कर और खुद मज़े ले लेकर करीबन 4 घंटों में सुनाई। जब वो अपना हाल दिल सुना चुका तो उसका चेहरा बजाय जर्द होने के तमतमा उठा, जैसे उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने खून दाखिल कर दिया है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हल्क सूख गया था। दास्तान जब खत्म हुई तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे इसे बहुत जल्दी है, और कहने लगा, मैंने बहुत गलती की जो आपको अपनी दास्तान मोहब्बत सुना दी। मैंने बहुत गलती की। ज़हरा का जिक्र सिर्फ मुझे तक महदूद रहना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज़ भरा गई। मैं जिंदा हूँ और वो उससे आगे वो कुछ न कह सका और जल्दी से मेरा हाथ दबाकर कमरे से बाहर चला गया। नईम से फिर मेरी मुलाकात न हुई। अपोलो बंदर पर कई मरतबा उसकी तलाश में गया, मगर वो न मिला। 6 या 7 महीने के बाद उसका एक खत मुझे मिला, जो मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ। साहब, आपको याद होगा, मैंने आपके मकान पर अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई थी। वो महज फसाना था, एक झूठा फसाना। कोई ज़हरा है न नईम। मैं वैसे मौजूद तो हूँ, मगर वो नईम नहीं हूँ जिसने ज़हरा से मोहब्बत की थी। आपने एक बार कहा था कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के मामले में बांझ होते हैं। मैं भी उन बदकिस्मत आदमियों में से एक हूँ जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने में गुजर गई। ज़हरा से नईम की मोहब्बत एक दिली बहलावा था और ज़हरा की मौत मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने इसे क्यों मार दिया। बहुत मुमकिन है कि उसमें भी मेरी जिंदगी की स्याही का दखल हो। मुझे मालूम नहीं आपने मेरे अफसाने को झूठा समझा या सच्चा, लेकिन मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ कि मैंने, यानी उस झूठे अफसाने के खालिक ने उसको बिल्कुल सच्चा समझा। 100% हकीकत पर मुबनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वाकई ज़हरा से मोहब्बत की है और वो सचमुच मर चुकी है। आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उस अफसाने के अंदर हकीकत का आंसर ज्यादा होता गया और ज़हरा की आवाज़, उसकी हंसी भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसके सांस की गर्मी तक महसूस करने लगा। अफसाने का हर जरा जानदार हो गया और मैंने यूं अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी। ज़हरा फसाना न सही, मगर मैं तो फसाना हूँ। वो मर चुकी है, इसलिए मुझे भी मर जाना चाहिए। ये खत आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा। अलविदा। ज़हरा मुझे ज़रूर मिलेगी। कहूँ, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने ये चंद सतर सिर्फ इसलिए आपको लिख दी हैं कि आप अफसाना निगार हैं। अगर उससे आप अफसाना तैयार कर लें तो आपको 7-8 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि एक मर्तबा आपने कहा था कि अफसाने का मुआवजा आपको 7 से 10 रुपए तक मिल जाया करता है। ये मेरा तोहफा होगा।
अच्छा अलौदा, आपका मुलाकाती। नईम ने अपने लिए जहरा बनाई और मर गया। मी ने अपने लिए ये अफसाना तख्लीक किया है और जिंदा हूँ। ये मेरी ज़ियादती है। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।